हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए हमारे सुपर सेवर कोर्स में लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग के अंदर डायपोल मोमेंट कंप्लीट कर लिया था कि डायपोल मोमेंट क्या होता है, कैसे हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं और कैसे हम डायपोल मोमेंट के बेसिस पर अलग अलग आइसोमर्स को आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके कुछ और एप्लीकेशंस थे, ठीक है, लाइक परसेंटेज यानी कैरेक्टर कैलकुलेट करना। जैसा मैंने आपसे कहा था, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज MOT, है ना। MOT भी मैं इसे प्यार से बोलता हूँ, बट MOT दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहली बात, जेई के अंदर पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, क्वेश्चंस के ऊपर बनते हैं। एक क्वेश्चन तो हर साल इससे पक्का होता ही होता है। और शुरुआत में आपको MOT थोड़ी सी डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन मेरे साथ आप रह के सीखोगे, आपको ये बहुत आसान लगेगी। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स बनते हैं, हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स। तो उनको याद रखने की मेरे पास एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, जिससे आप हमेशा हमेशा के लिए इनके ऊपर बेस्ड आने वाले क्वेश्चन से आराम से डील कर सकते हो, ठीक है। तो देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। ये जैसे आप VBT की बात करो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ी थी, जहाँ आपने हाइब्रिडेशन सीखा था, है ना। उसमें एक्चुअली क्या होता है कि उन्होंने बॉन्डिंग एक्सप्लेन की थी ओवरलैपिंग के थ्रू, लेकिन वो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। ये पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज वो होती हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के टूवर्ड्स क्या होती हैं, अट्रैक्ट होती है। आप साइड में कहीं पर लिख लें, दो तरह के आपके पास सब्सटेंस होते हैं, एक होते हैं डायमैग्नेटिक और दूसरे होते हैं पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज क्या होती हैं? दीज स्पीसीज आर वीकली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। वहीं अगर आप डायमैग्नेटिक की बात करो तो ये आर दीज आर नॉट अट्रैक्टेड, या फिर सिंपली बोल सकते दीज आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज जो होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होती है, और डायमैग्नेटिक स्पीसीज जो हैं वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होती हैं, रिपेल होती हैं। एक और चीज़ आप ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज में क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास ये एक वेट बैलेंस है लाइक दिस, और आपने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लगाया, तो अगर इस पे कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है तो ये क्या होगा, इसकी तरफ खींचेगा, तो इसका वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वेट ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेस इन मैग्नेटिक फील्ड। ये रिपेल होगा, तो इसके केस में आप ध्यान रखना, इसका जो वेट होगा, वेट ऑफ अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस डिक्रीजेस इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये दो तरह के आपका सब्सटेंस होते हैं। अब आप कैसे पता करोगे कोई सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या फिर नहीं? तो बहुत ध्यान रखना, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स मेक अ सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक। तो अगर किसी सब्सटेंस के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पैरामैग्नेटिक होगा, अदरवाइज वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। अगर आपको पता है कि उसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं तो आप उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो। ऐसे कई बार स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल देते हैं, एक ही बात है, मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो या फिर स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट बोल दो। और जो म्यू है उसका फॉर्मूला होता है √n×n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन इसकी यूनिट है। यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आपका मॉलिक्यूल या स्पीसी जो है, अगर उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, नहीं है तो वो कैसा होगा, डायमैग्नेटिक होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से आप सबसे पहले तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? इस चीज़ को हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे। आप इसे कॉपी करके साइड में कॉपी कर लो कहीं पे,
अब हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के साथ। तो देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आपको एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन सिखाती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि जब भी कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है तो वो एटम्स के कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, अलग अलग एटम्स के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अलग अलग एटम्स के ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आपस में कंबाइन होते हैं और मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। जैसे मान लो आपके पास ऑक्सीजन बना, नाइट्रोजन बना, तो जब ऑक्सीजन बनेगा तो ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स जो हैं, जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4, 1s2 2s2 2p4। तो अकॉर्डिंग टू MOT ऑक्सीजन के ये ऑर्बिटल्स और ये ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। तो देखें कुछ पॉइंट्स। सबसे पहला, लाइक इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, in the same way in a molecule electrons are present in various molecular orbitals। जैसे एक एटम के अंदर अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वहाँ पर वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ सिर्फ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन 1s में प्रेजेंट होगा, 1s ऑर्बिटल में, फिर 2s में होगा, फिर 2p में होगा, और ये इनका एनर्जी डिफरेंस होता है। 1s की एनर्जी अलग है, 2s की अलग है, 2p की अलग है। इसी तरह जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा तो वहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जगह कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं, जिनको भी आप देखोगे। आगे बढ़ें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब वो भी आप समझ लोगे। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं वो बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स के आपस में कंबाइन होने की वजह से फॉर्म होते हैं। किसकी वजह से फॉर्म होते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास कौन से ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। ठीक, चलिए देखें। द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये सब आप चीज़ें सीखोगे, याद नहीं रखने, देखें, पढ़ें और जाने दें। तो तीसरा पॉइंट ये कहती है कि आपके पास जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उनकी मॉलिक्यूलर सिमेट्री या एक्सिस के अबाउट सिमेट्री क्या होनी चाहिए, सेम। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ऑर्बिटल 2px है तो दूसरा भी 2px होना चाहिए। 2px आपस में कंबाइन हो सकते हैं, 2px और 2py आपस में कंबाइन नहीं होंगे, 2px और 2pz भी आपस में कंबाइन होंगे। तो ये पॉइंट यही है कि द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस, दैट इज 2pz विल कंबाइन विद 2pz, 2px विल कंबाइन विद 2px एंड 2py विल कंबाइन विद 2py। ठीक, चलिए बहुत ही बढ़िया। फिर देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग n+l रूल, हुंड्स रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते थे, एग्जैक्टली उसी तरह से आपको इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी भरना होता है। अब देखें एक छोटी सी चीज़ जो हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी सीखते हैं, ठीक है, दैट इज हमने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ा था, तो मैं आपको सिखा चुका हूँ ये चीज़ पहले ही कि n orbital is represented by a mathematical expression called as its wave फंक्शन, जिसे हम लोग साई से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा चुका हूं, अभी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि हर ऑर्बिटल को आप एक वेव फंक्शन से डिनोट करते हो और उस वेव फंक्शन को हम लोग साई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साई बोलते हैं। तो होता क्या है, ध्यान से देखें, एक्चुअली एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसका ग्राफ जो है वो वेव की तरह बनेगा, लाइक दिस। तो अगर आप यहाँ से साई और डिस्टेंस r के बीच में ग्राफ बनाओ तो ये आप लोग पढ़ भी चुके एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास बनेगा। दोबारा बनाते हैं, लाइक दिस। ठीक है,
अब आप देखो ये 0 पॉइंट होता है, ये ओरिजिन है आपका 0 पॉइंट, तो इसके ऊपर जो है वेव फंक्शन का साइन पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है, इसके ऊपर पॉजिटिव है, इसके नीचे नेगेटिव है। तो ये आपके पास वेव फंक्शंस के क्या होते हैं, अलग अलग साइंस होते हैं। ये चीज़ मैं आपको शुरुआत में जब मैंने आपको ओवरलैपिंग सिखाई थी तब भी मैंने आपसे काम मिली थी ना, बताया था एस ऑर्बिटल पे एक सिंगल साइन होता है, तो पूरा पूरा प्लस साइन होगा या पूरा पूरा माइनस साइन होगा। पी ऑर्बिटल की अपोजिट लोब्स का अपोजिट साइन होता है, और डी ऑर्बिटल्स की हाँ अपोजिट लोब्स का सेम साइन होता है। ऐसा मैं आपको सिखा चुका हूं, उन्हीं कंसेप्ट को हम यहां पर यूज करने वाले हैं। तो हर ऑर्बिटल को एक मैथमेटिकल फंक्शन से डिनोट किया जाता है, जैसे उसका वेव फंक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से जो वेव फंक्शन होगा उसका एक पॉजिटिव पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, और इसी से आप लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाना सीखोगे। तो कैसे बनते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मैं आपको बताता हूं, पहले आप इन सबको कॉपी कर लो। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे होता है फॉर्मेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। तो उसके लिए हमारे पास आता है एक मेथड जिसे हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट इज LCAO मेथड। ठीक है, कौन सा मेथड बोलते हैं इसे हम, LCAO मेथड। तो ये मेथड क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यहां पर आएंगे आपके पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड by the linear combination of atomic orbitals। ठीक, तो ये कहता है LCAO मेथड कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जब दो ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो एक्चुअली उनके वेव फंक्शन कंबाइन होते हैं। मतलब अगर आप एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन लिखो तो वो क्या होता है, एटम A और एटम B के ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन के सम के बराबर होता है। मान लो एक एटम A है, एक एटम B है, उन दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के सम के बराबर होगा, यानी साई ए प्लस साई बी या फिर साई ए माइनस साई बी। तो एक बार दोनों के वेव फंक्शन ऐड हो रहे हैं, एक बार दोनों के वेव फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा, इसको हम ओवरलैप भी बोलते हैं या कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं। तो जनरली ओवरलैप टर्म यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपके पास दो तरह का ओवरलैप होता है, एक आपके पास होता है पॉजिटिव ओवरलैप, ठीक, या फिर आप इसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोल सकते हो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक आपके पास होता है नेगेटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप, जिसे आप लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रिजल्ट भी बोल सकते हो। तो देखो पॉजिटिव ओवरलैप के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव ओवरलैप के अंदर क्या होता है कि वेव फंक्शंस of both the orbitals have same sign, ऐसा बोल दो, और waves are in same phase। समझने की कोशिश करना, जैसे आपके पास एक ऑर्बिटल है, ये उसका वेव फंक्शन है, ठीक है, ये है साई ए। फिर आपके पास दूसरा ऑर्बिटल है जिसका वेव फंक्शन है कुछ ऐसा, लेट से, इसका एम्पलीट्यूड छोटा है, ये है साई बी। लेकिन देखो जब ये पॉजिटिव है तब ये भी पॉजिटिव है, जब ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव।
तो ये थोड़ी सी फिजिक्स की लैंग्वेज है, आप आगे चल के सीखोगे इसके अंदर, ठीक है। तो जब दोनों वेव्स कि जो पीक हैं वो सेम डायरेक्शन में है, जब एक का पॉजिटिव और दूसरे का पॉजिटिव है, जैसे हम बोलते हैं कि दोनों वेव सेम फेज में हैं। अब जब ये दोनों वेव्स कंबाइन होंगी और कंबाइन होके इनके कॉम्बिनेशन से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है दोनों के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा और वो दोनों के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा, लाइक दिस। तो ये आपका वेव फंक्शन था एक एटॉमिक ऑर्बिटल का, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये कौन सा ऑर्बिटल बना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। क्या बना है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यहां पर क्या हुआ, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन थे वो सेम फेज में थे, और सेम फेज में होने की वजह से दोनों के एम्पलीट्यूड क्या हो गए? जुड़ गए हैं। तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? दोनों के एम्पलीट्यूड से ज्यादा होगा। तो यहां से हम बोलते हैं कि जब भी पॉजिटिव ओवरलैप होगा, आप यहां बोल सकते हो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। तो जब भी ऑर्बिटल्स के बीच में पॉजिटिव ओवरलैप होता है तो हमेशा 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 कौन से ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। अभी और डिटेल में चलेंगे, अभी तो हम लोग सिर्फ बेसिक सीख रहे हैं। एग्जैक्टली इस तरह जब व्हेन वेव फंक्शंस have opposite sign or are out of phase, ठीक। अब उसमें क्या होगा? देखो जैसे ये है, से एक वेव है साई ए और एक दूसरी वेव है, ठीक है। अब उसमें क्या है? उल्टा है, लाइक दिस। जब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, उल्टा चल रहा है सब। तो ये दोनों वेव्स आउट ऑफ फेज है, इसे हम क्या बोलते हैं? दोनों आउट ऑफ फेज है, सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनके कॉम्बिनेशन से जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसका जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों के ही एम्पलीट्यूड से कम हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल क्या बना? एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। और इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या है? जो वेव फंक्शन का एम्पलीट्यूड है वो दोनों के ही एम्पलीट्यूड से क्या हो गया है? कम हो गया। तो ये ध्यान रखना, इसे हम बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैप या फिर डिस्ट्रक्टिव ओवरलैप। और इसकी वजह से कौन से ऑर्बिटल बनते हैं? एंटी, इनसे जो ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बोलते हैं। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। कौन से ओवरलैप से? नेगेटिव ओवरलैप से। तो इस तरह से अब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है तो कॉम्बिनेशन दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो जब पॉजिटिव कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तब तो आपके पास क्या बनते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। और जब नेगेटिव कॉम्बिनेशन होता है तब आपके पास कौन से ऑर्बिटल्स बनते हैं? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम लोग प्यार से एबीएमओ के नाम से, इन्हें हम लोग बीएमओस बोलते हैं और इन्हें हम लोग किसके नाम से जानते हैं? एबीएमओस के नाम से जानते हैं। अभी इनमें कुछ भी याद है? आपको ऐसा लगेगा कि सर हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि सब थोड़ी थोड़ी फिजिक्स की चीज़ें हैं, लेकिन अभी सब कुछ समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा आपको, बस आप मेरे साथ चलते रहें, ठीक है। तो अभी कहानी क्या है मैं आपको समराइज करता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई आपके पास अगर आप एटॉमिक ऑर्बिटल्स लो तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स लेने से आपके पास दो तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं। एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम बोलते हैं बीएमओस, और दूसरे होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिन्हें हम बोलते हैं एबीएमओस। ये चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूं, फिर भी प्रूव करके दिखाऊंगा क्यों होती है सब चीज़ें। तो ध्यान दें, आपके पास दो तरह के नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या थी? सेम थी। तो यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल काम करता है। क्या काम करता है? एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो जो आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं बीएमओस, वो एनर्जी में लोअर होते हैं, लोअर इन एनर्जी। अब अगर ये एनर्जी में कम है तो दीज विल बी क्लोजर टू न्यूक्लियस। तो जितना आपका एटॉमिक ऑर्बिटल क्लोज नहीं था उससे ज्यादा क्लोज कौन से होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। अब देखो,
ये इतना नीचे आ गया एनर्जी में, तो टोटल एनर्जी को बैलेंस करने के लिए उतना ही ऊपर चला जाएगा। जैसे मान लो ये गैप अगर -x है तो ये गैप +x चला जाएगा, ताकि नेट वैल्यू वापस से क्या आएगी, आपकी सेम आएगी। तो उतना ही ये वाला जो ऑर्बिटल है ये आपके पास होता है ABMO, और ये क्या होता है, दिस वन इज हायर इन एनर्जी, हायर इन एनर्जी एंड आर फर्दर फ्रॉम न्यूक्लियस। तो ये एनर्जी का डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है उसका अभी आप रीजन भी देखोगे आगे चल के, बट अभी आपको ध्यान रखना है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो आपके पास दो तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है, मतलब उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है। एनर्जी कम होने का सिंपल सा मतलब क्या है कि ऑर्बिटल न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस से क्या होते हैं, दूर होते हैं। कॉपी करें। चलिए अब देखें, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मेशन। जो मैंने आपको सिखाया पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप, वो कैसे होता है उसी को समझते हैं, और कैसे ऑर्बिटल्स बनते हैं, और क्यों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की ज्यादा होती है। तो देखिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं विद SS ओवरलैपिंग से या फिर SS कॉम्बिनेशन। तो यहां पर दो s ऑर्बिटल आपके पास होंगे, तो जैसा मैंने आपको बताया दो तरह का यहां पर ओवरलैप हो सकता है। एक होगा पॉजिटिव ओवरलैप। तो बहुत ही ध्यान से देखें, पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब क्या है। कुछ स्टूडेंट्स का गलत मतलब निकाल लेते हैं, मतलब दोनों ऑर्बिटल्स का पॉजिटिव साइन होना चाहिए। नहीं, पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन। कहने का मतलब यह है कि यहां आपके पास दो s ऑर्बिटल्स होंगे, तो जैसे ये एक s ऑर्बिटल है, ये उसका न्यूक्लियस है, ऐसे ही ये आपके पास दूसरा s ऑर्बिटल है, ये उसका न्यूक्लियस है, और दोनों के वेव फंक्शन का साइन या तो पॉजिटिव है या फिर दोनों के ही वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव है। ये दोनों ही पॉजिटिव ओवरलैप की कैटेगरी में आएंगे जब ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शन का साइन क्या होता है, सेम होता है। दोनों ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शन का साइन यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है। तो इस तरह से जब दो ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो आपके पास क्या फॉर्म होता है, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है। अब आप देखो, जैसे मैंने आपको सिखाया दोनों के वेव फंक्शन का साइन सेम है, ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप होगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों मिलकर बढ़ जाएंगी। तो यहां पर क्या होता है, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो कुछ ऐसा बनेगा, इधर एक न्यूक्लियस, इधर ये दूसरा न्यूक्लियस, और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो यहां पर बीच में आ जाएगा। तो आप यहां पर सिंपली लिख सकते हो कि एज अ रिजल्ट ऑफ positive overlap electron cloud will be concentrated in between the two nuclei। तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दोनों न्यूक्लियई के कहां पर आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। इस केस में भी सेम होगा। माइनस साइन से भी बता रहा है कि दोनों सेम फेज में है, दोनों के लिए वेव फंक्शन का साइन नेगेटिव है। बाकी होगी एक ही चीज, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड दोनों न्यूक्लियई के क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। और ये जो ऑर्बिटल बना, ये आपके पास बनता है BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपके पास साफ साफ दिख रहा है, साफ साफ, there is no direct interaction of the two nuclei। तो यहां पर जो दोनों न्यूक्लियई हैं उनका आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं है। बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसने इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस को आपस में क्या किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है, बांधा हुआ है। सही है। अच्छा, अब देखो चलते हैं नेगेटिव ओवरलैप की तरफ। नेगेटिव ओवरलैप,
तो ध्यान से समझना कि नेगेटिव ओवरलैप का मतलब क्या है। तो नेगेटिव ओवरलैप का मतलब क्या है, यहां पर क्या होगा, आपके पास अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन ऑफ वेव फंक्शन। तो अभी हम एस ऑर्बिटल से शुरू कर रहे हैं, आप बाकी बनाओगे, आप अपने आप समझते जाओगे, ठीक है। तो यहां पर आपके पास ये एक एस ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस है, इसके वेव फंक्शन का साइन प्लस है, प्लस ये दूसरा है, और ये वेव फंक्शन का साइन क्या है, माइनस साइन है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिखर जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिखरेगा तो क्या होगा, देखो अपोजिट साइन में है ना, अपोजिट साइड है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर बिखर जाएगा और इस वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर बिखर जाएगा, और इस तरह से दोनों न्यूक्लियस के बीच में कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं रहेगा। तो यहां पर देखें आपके पास एक नोडल प्लेन बनेगा, नोडल प्लेन। तो ये जो ऑर्बिटल बना, ये आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब भी नेगेटिव ओवरलैप होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिखर जाएगा। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन न्यूक्लियस के बीच में आ सकता है, उसको हम दिखाते नहीं है, लेकिन हाँ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हमेशा क्या बनेगा, एक इस तरह का नोडल प्लेन बनेगा। और अब आप यहां पर देख सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो द टू न्यूक्लियाई में इंटरैक्ट डायरेक्टली। बताओ, दोनों न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा, अट्रैक्टिव फोर्स काम करेंगे, रिपल्सिव है ना, रिपल्सिव फोर्स काम करेंगे। इंटरैक्ट डायरेक्टली थ्रू रिपल्सिव फोर्सेस एंड एनर्जी विल इंक्रीज। इस तरह से क्या होगा, ऑर्बिटल्स की एनर्जी इंक्रीज होगी। समझ पाए मेरी बात को? तो समझो, रटना कुछ नहीं है, आपको समझना है कि पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब क्या है, नेगेटिव ओवरलैप का मतलब क्या है। तो पॉजिटिव ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि जब सेम साइन ऑफ वेव फंक्शन के साथ ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा। उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसने दोनों न्यूक्लियस को बांधा हुआ है, तो ऑब्वियसली अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर रहे हैं, एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। तो उससे बनेंगे आपके पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब दोनों अपोजिट साइन होंगे वेव फंक्शन के, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिखर जाएगा। फिर ये दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस काम करेंगे, एनर्जी बढ़ेगी, और आपके पास कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सिखाया था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से दो तरह के ऑर्बिटल बनते हैं, बीएमओ और एबीएमओ। तो बीएमओ की एनर्जी कम होती है, रीजन आपने देख लिया, एबीएमओ की ज्यादा होती है, उसका रीजन भी आप लोगों ने यहां पर देख लिया है, ठीक है। चलिए अब और एग्जांपल देखते हैं। एसएस ओवरलैपिंग के बाद चलते हैं सेकंड वाले के पास, जब आपके पास पीपी ओवरलैपिंग होगी। अब यहां पर एसपी ओवरलैपिंग नहीं होती है, क्यों? क्योंकि मैं आपको सिखा चुका हूं, थोड़ी देर पहले हमने फर्स्ट लाइन लिखी थी वहां पर पॉइंट्स के अंदर कि ऑर्बिटल्स की सेम सिमेट्री होनी चाहिए, सेम सिमेट्री। अच्छा, अब पीपी ओवरलैपिंग में भी दो केस बन सकते हैं, एक एक्सियल और एक साइडवेज। तो पहले हम बात करते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग, तो बहुत सारी नई चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेगी, ध्यान से देखें, ठीक है। मैं यहां पर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z मान के चल रहा हूं। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो हमारी Z एक्सिस है। एनसीईआरटी के हिसाब से कुछ नहीं दिया है तो हम Z एक्सिस को ही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, जैसे मान लो ये 1s ऑर्बिटल था, ये 1s था, तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम रखा, इसका हम सिग्मा 1s नाम रखते हैं, क्योंकि आप जानते हो s ऑर्बिटल हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग शो करता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग से हमेशा कौन से बॉन्ड बनते हैं, सिग्मा। ऐसे देखो, ये भी 1s है, ये भी 1s है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग है। तो एंटी बॉन्डिंग को डिनोट करने के लिए उसके नाम के ऊपर स्टार लगा देते, सिग्मा स्टार 1s है। मान लो ये 2s होते, तो एक ऑर्बिटल बनता सिग्मा 2s और दूसरा बनता सिग्मा स्टार 2s। 3s होता तो हाँ, सिग्मा 3s और सिग्मा स्टार 3s, ठीक है। देखते जाओ देखते जाओ, सीखते जाओ, देखते जाओ। अब एक्सियल ओवरलैपिंग में पहला केस हम बनाते हैं वही पॉजिटिव ओवरलैप, पॉजिटिव ओवरलैप। अब आपकी जो INA है वो Z एक्सिस है, तो ये भैया Z एक्सिस है। तो जब PP एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है ना, PP ओवरलैप में एक्सियल है, तो मतलब आपके दोनों Z एक्सिस Z ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये एक PZ ऑर्बिटल है और ये दूसरा PZ ऑर्बिटल है, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी। थोड़ी शेप इनकी अजीब सी हो गई है, तो दोबारा बना लेते हैं इसको।
लाइक दिस, ये भी पी जेड है। अब हम पॉजिटिव ओवरलैप की बात कर रहे हैं, तो दोनों साइड वेव फंक्शन का साइन सेम होगा, तो ये वाला प्लस, तो ये वाला भी प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, तो देखो सेम साइन के साथ मैच कर रहे हैं। अब देखो जब ये दोनों कंबाइन होंगे, ओवरलैप करेंगे, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो आप ध्यान से समझना, मैं आपको हर एक डिटेल और बारीकी समझा रहा हूँ, फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बहुत आसान होता है। अभी आप समझो, ये पी ऑर्बिटल है, इसके पास देखो पहले से ही एक नोडल प्लेन तो ये होगा, ठीक है। अब ये दोनों कंबाइन होंगे, तो जब दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो देखो एक पी ऑर्बिटल का न्यूक्लियस यहाँ, और ये दूसरे वाले का न्यूक्लियस यहाँ, एक का न्यूक्लियस यहाँ, दूसरे का यहाँ, ठीक है। अब क्या होगा, पॉजिटिव ओवरलैप है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ बीच में आ जाएगा, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर और इधर रहेगा। तो इस तरह से आपके पास फिर से ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, और वो भी सिग्मा, क्योंकि एक्सियल ओवरलैपिंग है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लो ये 2p ऑर्बिटल है, ये 2p ऑर्बिटल है, तो इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल का नाम क्या बनेगा, सिग्मा 2pz। एक चीज ध्यान दें, ये वाला जो था ये दोनों ही नोडल प्लेन है, तो ये नोडल प्लेन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। किसके नोडल प्लेन है, एटॉमिक ऑर्बिटल के नोडल प्लेन है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के नहीं है, किसके हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल के। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का तो कोई नोडल प्लेन बना ही नहीं है। तो देखो ये नोडल प्लेन पहले भी प्रेजेंट था, अब भी है, पहले भी था, अब भी है। इस तरह से आपके पास ये एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं सेकंड केस में, जब यहां पर क्या होगा, नेगेटिव ओवरलैप होगा। क्या होगा, नेगेटिव ओवरलैप होगा। अब नेगेटिव ओवरलैप में क्या होगा, तो फिर से वही आपके आई ने जेड एक्सिस मान लो, तो इधर एक पी ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस, इधर प्लस इधर माइनस, 2pz प्लस इधर, ठीक है, इधर माइनस और इधर प्लस। देखो एक के पॉजिटिव साइन, एक का नेगेटिव साइन, नेगेटिव ओवरलैप। अब जब अपोजिट साइन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है, हाँ बिखरता है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूर भागेगा। अब जो ऑर्बिटल बनेगा, बहुत ध्यान से देखें और समझें, तो देखें न्यूक्लियस से सारा इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा इधर शिफ्ट करवा दो, तो कुछ इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ जाएगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रह जाएगा। और ऐसे ही ये आपका दूसरा न्यूक्लियस का, इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड सारा इधर भाग जाएगा, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर रहेगा। अब देखो ये जो नोडल प्लेन यहाँ था, वो नोडल प्लेन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, वही नोडल प्लेन यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो नोडल प्लेन तो पहले से है। तो देखो ये नोडल प्लेन जो है, ये वही आपके एटॉमिक ऑर्बिटल का ही नोडल प्लेन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पर एक नया नोडल प्लेन आ गया है, दिख रहा है। तो ये नोडल प्लेन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जबकि जो येलो कलर से बना हुआ है ये क्या है, नोडल प्लेन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये चीज़ें जेईई एडवांस के अंदर आपसे डायग्राम की फॉर्म में बनाकर पूछी जा सकती है, इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ। 11th क्लास में पढ़ने का फ़ायदा ही यही होता है, आप हर एक बारीक से बारीक चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, हर एक डिटेल पे हम लोग फोकस करते हैं, आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, ये 2pz था, ये भी 2pz है। अब ये बना आपका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखो pz INZ है, तो ऑब्वियसली सिग्मा बॉन्ड ही बनना है, तो सिग्मा ऑर्बिटल है और इसको नाम देंगे हम सिग्मा स्टार 2pz। तो ये बॉन्डिंग था सिग्मा 2pz, ये एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा स्टार 2pz। और आपको डिफरेंस दिख रहा है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नोडल प्लेन थे वो तो एज इट इज पहुंच रहे हैं, BMO में कोई नोडल प्लेन नहीं है, जबकि ABMO में एक एडिशनल क्या बनता है, नोडल प्लेन फॉर्म होता है। क्लियर है आपको। तो इस तरह से जब दो 2pz ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, एक सिग्मा 2pz और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। कॉपी करें, फिर बनाते हैं पाई बॉन्ड्स। चलिए अब देखिए, ऐसे ही करते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग और देखते हैं वहां आपके पास कैसे बॉन्ड बनेंगे। तो अगर हम साइडवेज ओवरलैपिंग पे फोकस करें, तो आपको दिखता है यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेंगे। तो INA-Z एक्सिस है, तो PX साइडवेज ओवरलैपिंग शो करेंगे, PY भी क्या करेगा, साइडवेज ओवरलैपिंग शो करेगा। तो INA आपकी Z एक्सिस है, ठीक है। यहां पर एक
px ऑर्बिटल है और यहाँ पर ये दूसरा px ऑर्बिटल है, लाइक दिस। ठीक है, शेप थोड़ी दोनों की अलग अलग हो गई है, तो एक बार दोबारा से रीड्रॉ कर लेते हैं इसको भी। तो ये आपके पास एक px ऑर्बिटल है, तो ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, अब आप देखो क्या होगा, ये 2px है मान लो और ये 2px है, तो z एक्सेस आपकी आईन है, तो इनके बीच में साइडवेज ओवरलैपिंग होगी। और साइडवेज ओवरलैपिंग से क्या होगा, देखो इनके बीच में पाई बॉन्ड बनेगा। तो जो पाई बॉन्ड बनेगा उसमें ध्यान दें, ये एक का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस। हम सीख चुके हैं कि आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर चला जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्लेन के कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, और इस तरह से आपके पास एक पाई ऑर्बिटल के अंदर एक नोडल प्लेन बनता है कुछ इस तरह का। ठीक है, इसको हटा देते हैं ऐसे। तो इस तरह से ये आपके पास एक नोडल प्लेन बनता है ना। तो मैं इसको थोड़ा 3D में दिखाता हूँ आपको, ताकि चीज़ें अच्छे से बस विजुलाइज हो जाएं, और मुझे कुछ भी यहाँ पर नहीं चाहिए। हॉल विलाकुवत। तो देखें, ये आपके पास एक प्लेन बनेगा, यहाँ एक न्यूक्लियस होगा, यहाँ दूसरा न्यूक्लियस होगा। तो आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस न्यूक्लियस के ऊपर चला जाएगा और आधा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपके पास प्लेन है, ये क्या बनेगा, नोडल प्लेन ऑफ मॉलिक्यूलर, या सिंपल है नोडल प्लेन है ये। अभी ये बॉन्डिंग वाले का मॉलिक्यूलर, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ना उसी का मॉलिक्यूलर, जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये उसी का नोडल प्लेन है। तो ये आपके पास बना है एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे पाई 2px, क्योंकि देखो पॉजिटिव ओवरलैप है ये। चलो अब चलते हैं नेगेटिव ओवरलैप। तो जब नेगेटिव ओवरलैप होगा तो उस केस में क्या होगा, अपोजिट साइन आएंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। तो अब आपके पास फिर से यहां पर एक p ऑर्बिटल है, ये आपका दूसरा p ऑर्बिटल है, ये दोनों के न्यूक्लियस हैं, ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस और ये प्लस। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, नेगेटिव ओवरलैप हो रहा है। तो जब नेगेटिव ओवरलैप होगा, IN वही आपकी z एक्सिस है, तो आप ध्यान से देखें, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिखर जाएगा। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर चला जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, ऐसे दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर चला जाएगा और इसका इधर आ जाएगा। आपका जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर प्लेन वाला नोडल प्लेन था वो तो एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहां पर देखो एक और न्यू नोडल प्लेन ऑफ ABMO मिल जाएगा। तो एक और नया नोडल प्लेन बनेगा और ये जो ऑर्बिटल बना इसका हमने नाम रखा π*2px। क्या रखा है, π*2px। तो इस तरह से जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो आपके पास सिग्मा और सिग्मा स्टार दो तरह के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जब पाई बॉन्ड बनेगा तो आपके पास पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक का नाम रखेंगे π2px और दूसरे का नाम हम लोग क्या रखेंगे, π*2px। ठीक है, फिर आप लोगों को याद होगा मैंने आपको जीरो ओवरलैप भी सिखाया था, तो और एक बार वो भी दिखाया था हम यहीं पे कहीं पे, इसी काम में हो जाएगा जीरो ओवरलैप। तो ये सब मैं आपको सिखा चुका हूं, बस मुझे आपको ऑर्बिटल्स के नाम लिखना सिखाना था। ऐसे अगर x की जगह 2p/2py होता तो आपके पास एक बनता π2py और दूसरा बनता π*2py। ठीक है, जीरो ओवरलैप में क्या होगा, जितना पॉजिटिव ओवरलैप होगा उतना ही क्या होगा, नेगेटिव ओवरलैप भी होगा। तो देखें s ऑर्बिटल का तो पॉजिटिव साइन होता है और जो p है उसकी एक लोब पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जितना पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप उतना ही नेगेटिव पॉजिटिव ओवरलैप। और इस तरह से आपके पास बनता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम लोग आगे चल के NBMO के नाम से लिखेंगे। NBMO क्या होता है, जिसके जो बॉन्ड फॉर्मेशन के काम में नहीं आता है, जीरो ओवरलैप से जो बनता है, या अगर दो ऑर्बिटल्स में ओवरलैप नहीं हो रहे हैं तो उन्हें उनसे हम बोलते हैं कि उनसे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब कंबाइन होते हैं तो आपके पास एक्चुअली तीन तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग और एक नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अभी तो हम लोग फोकस कर रहे हैं बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के ऊपर। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एनर्जी में कम होते हैं, लो एनर्जी पर होते हैं, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एनर्जी पर हायर एनर्जी पर होते हैं।
क्यों होते हैं वो आप देख चुके हैं। ध्यान रखना, जितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो जब भी दो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, एक बनेगा बॉन्डिंग और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग। समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो बहुत ही बढ़िया। तो इस तरह से अभी तक जो हमने सीखा मैं उसको समराइज कर रहा हूं कि अगर मेरे पास लेट्स से दो 1s ऑर्बिटल्स हैं, दो 1s ऑर्बिटल्स हैं, तो जब कंबाइन होंगे तो आपके पास दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, एक का नाम होगा सिग्मा 1s और एक का नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। ऐसे ही जब मेरे पास दो 2s ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे तो उससे मेरे पास दो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक सिग्मा 2s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। लेकिन अगर मेरे पास 2p ऑर्बिटल्स होंगे तो मेरे पास 2p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं, तो 3 2p ऑर्बिटल्स इधर और 3 2p ऑर्बिटल्स इधर। तो इस तरह से टोटल 6 ऑर्बिटल्स जब बनते हैं तो मेरे पास 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे, लाइक दिस। तो दो बनेंगे पाई, तो इसका नाम है लेट्स से पाई 2px, पाई 2py, इनमें से एक है सिग्मा 2pz। जैसे मैंने आपको बताया कुछ स्पेसिफाइड नहीं है तो हम INA किसको मानकर चलेंगे, z एक्सिस को। तो z एक्सिस को अगर मैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले लूं तो x और y पाई ऑर्बिटल बनाएंगे और z जो है वो सिग्मा बनाएगा। इसी तरह देखो ये आपके पास बनेगा पाई स्टार 2px, ये बनेगा पाई स्टार 2py और ये बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन से ऑर्बिटल हैं। अब आप देखो मैंने इनको ऐसे क्यों लिखा, मैं इसको उल्टा तो लिख सकता था कि 1 नीचे होता और 2 ऊपर होता। तो इसे हम बोलते हैं एनर्जी ऑर्डर या फिर एनर्जी डायग्राम। जिस तरह से आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा है N+L रूल, जिस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग अलग एनर्जी लेवल पर होते हैं, वैसे ही एक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल पर होते हैं। और जो हम उसको शो करते हैं, जैसे मैं यहाँ शो किया है, इसको हम बोलते हैं एनर्जी डायग्राम। क्या बोलते हैं? एनर्जी डायग्राम। तो बहुत 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 ध्यान से देखें, ठीक है। अब हम सीखने जा रहे हैं एनर्जी डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एनर्जी डायग्राम ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो बहुत ध्यान से देखना कुछ चीज़ों को आप यहाँ पे, कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं, कैसे वेरी करता है। अच्छा, हमारे सिलेबस में वैसे तो जो स्पीसीज हैं वो एटॉमिक नंबर 10 तक हैं, जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स 20 होते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ डाई एटॉमिक स्पीसीज हैं। तो हम ये जो भी एनर्जी डायग्राम पढ़ेंगे दैट विल बी फॉर डाई एटॉमिक स्पीसीज, ठीक है। तो वो आप पढ़ते जाओ, सीखते जाओ, बहुत मजा आएगा आपको जब सीख लोगे। अभी तो आप सीख रहे हो, जब आप पूरा पढ़ के क्वेश्चंस करना शुरू करो तो बहुत मजा आएगा आपको। तो ध्यान से देखें, हम स्टार्ट कर रहे हैं विद बोरोन। तो आपके पास बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है और इधर नियॉन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ओके, ये तो गांव का बच्चा अच्छा जानता है कि लेफ्ट टू राइट चलने पर क्या होता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, बढ़ेगा। बताओ जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का ऑर्बिटल्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो न्यूक्लियस जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करेगा, मतलब एनर्जी में क्या जाएगा, डाउन जाएगा। तो आप ध्यान से देखें, जैसे मान लो यहाँ पर कहीं पर बोरोन का 2s ऑर्बिटल है और यहाँ कहीं बोरोन का 2p ऑर्बिटल है, ये इनके बीच का एनर्जी गैप है। देखो अभी एनर्जी गैप रिलेटिवली छोटा है, ठीक है। यहाँ कहीं मान लो न्यूक्लियस है। अब क्या होगा, जब बोरोन से कार्बन शिफ्ट हुए तो लेफ्ट राइट चलने पर जेड इफेक्टिव बढ़ा, मतलब कार्बन का जेड इफेक्टिव बोरोन से क्या है, ज्यादा है। तो अगर कार्बन का जेड इफेक्टिव बोरोन से ज्यादा है तो कार्बन का जो न्यूक्लियस है वो उसके 2s और 2p दोनों ऑर्बिटल्स पे ज्यादा अट्रैक्शन लगाएगा, क्योंकि 2s न्यूक्लियस के ज्यादा पास है तो इसके ऊपर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि 2p को सेम लेवल पे रख लेते हैं। तो देखो 2s और 2p में गैप थोड़ा बढ़ जाएगा। जब आप नाइट्रोजन पे आ जाओगे तो नाइट्रोजन के केस में जेड इफेक्टिव और बढ़ गया है, तो उसका 2s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के और ज्यादा पास आ जाएगा। इसके बाद आप ऑक्सीजन पे आओ तो ऑक्सीजन में अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा होगा, 2s ऑर्बिटल और ज्यादा नीचे आ जाएगा और ऑक्सीजन का 2p ऑर्बिटल, आपको दिख रहा है मैंने कलर चेंज कर दिया है, उसका रीजन है फ्लोरीन के केस में 2s ऑर्बिटल और ज्यादा नीचे आ जाएगा और 2p को हम सेम लेवल पे मान के चल रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चल रहे हो 2s और 2p ऑर्बिटल्स के बीच में गैप क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ये इनकी सेपरेटिंग लाइन है,
ठीक है, ये वाला जो गैप है यहाँ के बाद, ये जो गैप है ये 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा हो जाता है। आपको वैल्यू याद नहीं रखनी है, सिर्फ ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में गैप कम है, तो सिंस एनर्जी गैप बिटवीन 2s and 2p orbitals is low, so sp mixing occurs. सही बात है। जबकि आप इधर आओगे अगर इस तरफ, तो यहां पर क्या होगा, एनर्जी गैप बड़ा हो गया है। सो ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप बिटवीन 2s and 2p orbitals, no sp mixing occurs. तो यहां कोई sp मिक्सिंग नहीं होगी, जबकि यहां पर क्या होती है, sp मिक्सिंग होती है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस पर ध्यान दें। इस केस में sp मिक्सिंग होगी, यहां sp मिक्सिंग नहीं होगी। तो इसी वजह से एक sp मिक्सिंग होने और नहीं होने की वजह से क्या होता है, इनका जो एनर्जी का ऑर्डर है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। सो ड्यू टू sp मिक्सिंग द एनर्जी ऑर्डर विल बी डिफरेंट। अब ऑर्डर क्या होगा वो आप देखना। तो अगर आपके पास नाइट्रोजन या उससे पहले के हैं, देखो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो यहां पर हम कंडीशन में जाते हैं कि अगर आपकी स्पीसीज जो है, जब हम बनाएंगे डाई एटॉमिक स्पीसीज, जैसे N2 बना, C2 बना, B2 बना, तो इनके केसेस में क्या होता है, जो एनर्जी ऑर्डर है वो इस चीज पे डिपेंड करता है। अगर एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम है, तब आपके पास एक अलग ऑर्डर चलेगा एनर्जी का, ऑर्बिटल्स की एनर्जी का। 7 से ज्यादा है तो फिर आपके पास एक अलग ऑर्डर चलेगा। तो आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं वो ऑर्डर क्या है। चलिए तो आइए देखते हैं। अब हमारे पास दो अलग अलग डायग्राम्स बनेंगे, बहुत ध्यान से आप देखें, ठीक है। देखो समझना कैसे बनता है। पहले मैं बात कर रहा हूं जब Z जो है वो 7 के बराबर या उससे कम है, या फिर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 14 के बराबर या उससे कम हो। मैंने पहले बताया था हम डाई एटॉमिक स्पीसीज बनाएंगे। जैसे एक बोरोन में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बोरोन मिलकर बनाएगा B2, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। C2 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, N2 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो N2 तक आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन चलेगा। तो ध्यान से देखना, मैं इधर लिख रहा हूं, इसको मिटा दूंगा बाद में। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो मान लो ये एक नाइट्रोजन एटम है इधर और ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है इधर। ये इनके एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये है 1s और ये भी है 1s। जैसे मैंने आपको बताया 1s और 1s कंबाइन होंगे तो दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो एक बनेगा सिग्मा 1s, इसका नाम हो गया सिग्मा 1s, और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ऐसे ही ये देखें, ये 2s ऑर्बिटल है, हॉल बिला कुव्वत। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं एक बार। ठीक है, ये आपका 2s ऑर्बिटल है, ये भी 2s ऑर्बिटल है। तो फिर से इससे दो बनेंगे, एक बनेगा सिग्मा 2s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 2s। फिर नाइट्रोजन के आएंगे 2p ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन का 2p है, 3 और 3 6, तो 6 नए ऑर्बिटल बनेंगे। तो देखें, इसका नाम है पाई 2px, इसका नाम है पाई 2py, और इसका नाम बन जाता है सिग्मा 2pz। क्योंकि INA Z एक्सेस है तो सिग्मा ऑर्बिटल Z से बनेगा, पाई ऑर्बिटल X और Y से बनेंगे। ऐसे देखें ऊपर अगर आप चलें तो ये जो है ये बन गया पाई स्टार 2px, ये बन गया पाई स्टार 2py, और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है। इधर से इधर चलने पर एनर्जी बढ़ रही है। सबसे कम एनर्जी 1s की है, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर पाई 2px, फिर पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, इस तरह चलता रहेगा। अभी हम इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं भरेंगे, इलेक्ट्रॉन भरना मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप ऑर्डर के ऊपर फोकस करें। तो ये ऑर्डर हो गया जब एटॉमिक नंबर 7 के बराबर हो या उससे कम हो, या टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 के बराबर हो या उससे कम हो। अगर एटॉमिक नंबर उससे ज्यादा है,
अगर Z की वैल्यू 7 से ज़्यादा है या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 से ज़्यादा हैं, तब आपके पास एक डिफरेंट ऑर्डर चलेगा। ठीक है, ये बीच में फंस गया आगे, चलिए कोई बात नहीं। देखें, ये अब मान लो ऑक्सीजन या कोई और है, तो ये ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल, ये ऑक्सीजन का दूसरा, ये भी 1s है, ये भी 1s है। ठीक है, तो देखो यहाँ बनेगा, एक बनेगा सिग्मा 1s और दूसरा बनेगा सिग्मा स्टार 1s। फिर ऐसे ही 2s 2s, तो ये बना सिग्मा 2s और ये बन गया सिग्मा स्टार 2s, इसको नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, फिर वही ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल, तो 2p 2p से बनेगा। अब आप देखो सिग्मा 2pz, ये बन गया पाई 2px और ये बन गया पाई 2py। ऐसे ये बन गया पाई स्टार 2px, ये बन गया पाई स्टार 2py और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो ध्यान से अगर आप दोनों को देखें तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान से देखो, यहां तक एनर्जी ऑर्डर इज सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। तो जो मेजर डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो यहां पर हो रहा है। अगर आप नाइट्रोजन के लिए देखें तो पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py सिग्मा स्टार 2pz। और अगर आप ऑक्सीजन के लिए देखो तो सिग्मा 2pz नीचे आ गया है, बाकी सब सेम है। देखो ये वाला तो सेम है, यहां पर चेंज हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं। देखो यहाँ 2 बॉक्स हैं तो 2, यहाँ एक बॉक्स है 1, फिर यहाँ 2 बॉक्स हैं 2, फिर है 1। तो नाइट्रोजन या उससे नीचे वालों के लिए ट्रिक होती है 2 1 2 1। 2 1 2 1 का मतलब 2 का मतलब 2 बॉक्स, पाई 2px पाई 2py, 1 सिग्मा 2pz, फिर 2 पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर 1 सिग्मा स्टार 2pz। इधर वालों के लिए आप देखो ये 1, ये 2, ये 2 और ये 1। तो ऑक्सीजन या उसके आगे वालों के लिए ट्रिक होती है 1 2 2 1। तो ये आपके पास एनर्जी का ऑर्डर है, इसके ऊपर आप जरूर 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 फोकस करें। 2 1 2 1 एंड 1 2 2 1। अगर आपने मेरी ये ट्रिक याद रख ली तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ऊपर बेस्ड सारे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करके आ सकते हो, बिल्कुल करके आ सकते हो। देखना हम लोग करेंगे भी। अभी आप ट्रिक पे फोकस करें। देखो 7 छोटा नंबर है, यहां पर z की वैल्यू 7 से ज्यादा है तो बड़ा नंबर है। तो देखो छोटे वाले के लिए बड़ी वैल्यू 2 1 2 1 और 1 2 2 1 में देखो तो 2 1 2 1 बड़ा है। छोटे वाले के लिए बड़ी वैल्यू और बड़े वाले के लिए कौन सी वैल्यू यूज करोगे आप? छोटी वैल्यू यूज करोगे। तो 2 1 2 1 एंड 1 2 2 1। लॉजिक मैंने आपको सिखा दिया है कि ये जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर चेंज हुआ वो किसकी वजह से हुआ कि नाइट्रोजन तक तो sp मिक्सिंग हो रही है, नाइट्रोजन के बाद sp मिक्सिंग नहीं होगी, इसलिए नाइट्रोजन तक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर कुछ और होगा और नाइट्रोजन के बाद ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर कुछ और होगा। अब इनमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे भरेंगे और क्या क्या चीज़ें हमको सीखनी है वो मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास। अभी आपका जो काम है, आज जो मैंने आपको पढ़ाया उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, नाइट्रोजन और उससे कम वालों के लिए एनर्जी का ऑर्डर चलेगा 2 1 2 1, उससे ज़्यादा वालों के लिए क्या चलेगा? हाँ 1 2 2 1। ठीक है, तो इस पर फोकस करें। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरना सिखाऊंगा। हम एक और फॉर्मूला सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालने का, आपको मैं मैग्नेटिक कैरेक्टर निकालना सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्लास आप MOT के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।